Everyone, welcome to Social Fields. So today we are going to do chapter number 1 of class 9, that is Democracy in the Contemporary World. But before watching this, you must have to watch the previous video so that you can be able to understand it. So let's get started. As we all know that Michelle Bachelet अब प्रेसिडेंट बन चुकी है चिले की एंड चिले जो है अब रीस्टोर कर चुका है डेमोक्रेसी को. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर इज डेमोक्रेसी इन पोलैंड. नाउ डेमोक्रेसी कैसे आती है, तो ये बात है 1980s की. इस टाइम पे बेसिकली पोलैंड में पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी रूल कर रही थी एंड ये एक तरह की कम्युनिस्ट पार्टी थी. काफ़ी सारी जो कंट्रीज थी ईस्ट यूरोप में, वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर सकती थी एंड कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड नहीं था कि वो वहाँ पे रूल करे या फंक्शन करे. और लोगों को भी कोई भी फ्रीली वो चूज़ नहीं कर सकते थे अपने लीडर्स को कम्युनिस्ट पार्टी के, या फिर कोई भी गवर्नमेंट वो फ्रीली चूज़ नहीं कर सकते थे. एंड कोई भी इसके अगेंस्ट बोलता था या लीडर के अगेंस्ट बोलता था, किसी पार्टी के अगेंस्ट बोलता था या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता था. अब जो गवर्नमेंट थी पोलैंड में, उनको इतना सपोर्ट और इतना कंट्रोल कौन कर रहा था? यूएसएसआर, जो कि आज का कौन है? रशिया. उस टाइम पे रशिया एक बहुत ज़्यादा वास्ट और एक पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट माना जाता था. सो बेसिकली 14 अगस्त 1980 को क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं लेनिन शिपयार्ड के इन द सिटी ऑफ गन्यास, वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं. बेसिकली शिपयार्ड एक तरह की उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे शिप्स को तैयार किया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है. और जो ये लेनिन शिपयार्ड है उसको गवर्नमेंट ने ओन कर रखा था, और जितनी भी फैक्ट्रीज थी या फिर बिग प्रॉपर्टीज़ थी वो पोलैंड में सब कुछ गवर्नमेंट ही ओन करती थी. तो बेसिकली स्ट्राइक जो करी थी वो उनकी डिमांड ये थी कि वहाँ पे क्रेन ऑपरेटर वुमेन थी, उनको जॉब से हटा दिया गया था बेवजह. स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन बनाना पॉसिबल ही नहीं था. वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई भी रूलिंग पार्टी अलाउड ही नहीं थी पोलैंड में. सो जब ये स्ट्राइक कंटिन्यू करी गई तो इस स्ट्राइक को फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन जो थे शिपयार्ड के लेक वेलेस्ले, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था. एंड लेक वेलेस्ले जो थे उन्हें डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से 1976 में, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे हाई पे की. और जब ये स्ट्राइक हुई तो वो इस स्ट्राइक के लीडर बने. अब धीरे धीरे करके ये स्ट्राइक जो है स्प्रेड होने लग गई अक्रॉस द होल सिटी. एंड नाउ अब जो वर्कर थे उन्होंने और भी ज़्यादा डिमांड्स करनी स्टार्ट कर दी. नाउ दे वॉन्टेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन. अब वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन की भी डिमांड कर रहे थे. दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड टू एंड द सेंसरशिप ऑन प्रेस. कि अब जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने प्रिजन में बंद कर रखा है उनको सबको रिलीज़ कर दो, और ये सेंसरशिप जो प्रेस पे लगा रखी है वो भी ख़त्म कर दो. और ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि गवर्नमेंट को इससे गिवन करना ही पड़ गया. द वर्कर लेड बाय द वेलेस्ले साइन 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था, तो आप बोलोगे 21 पॉइंट एग्रीमेंट जो साइन किया गया था इस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए. अब जो है गवर्नमेंट एग्री कर चुकी थी और कि अब जो है वर्कर्स के पास राइट आ चुका है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन को बना सके और स्ट्राइक भी कर सके. इस चीज़ का भी राइट अब वर्कर्स को मिल गया था. एंड इस एग्रीमेंट के बाद अब एक न्यू ट्रेड यूनियन बना जिसका नाम है सॉलिडेरिटी. एंड ये पहले बार हुआ था जब एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन को बनाया गया था एक कम्युनिस्ट स्टेट में. एंड विद इन अ ईयर सॉलिडेरिटी जो है पूरे पोलैंड में फैल गई और उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए. एंड जितना भी करप्शन और मिसमैनेजमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो सब सामने आया. लेकिन अब पोलैंड की गवर्नमेंट को लगने लगा कि अगर इन्हें खुद को बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया ऑन दिसंबर 1981 में. एंड मार्शल लॉ को इम्पोज करने के बाद काफ़ी सारे सॉलिडेरिटी मेंबर को जेल में बंद कर दिया गया. और फिर से एक बार फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन को उनसे हटा दिया गया. बट फिर से एक बारी और स्ट्राइक की वेव्स आती है एंड अगेन सॉलिडेरिटी को 1988 में वापस पाया जाता है.
बट दिस टाइम जो पॉलिश की गवर्नमेंट होती है वो वीकर होती है, एंड जो सपोर्ट उन्हें रशिया से मिल रहा था, सोवियत यूनियन से मिल रहा था, वो भी अनसर्टेन था, और उनकी इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन थी। एंड फिर से वेलेस्ले नेगोशिएट करते हैं और उन्हें अप्रैल 1989 में फ्री इलेक्शन के लिए बोल दिया जाता है। नाउ दिस टाइम इन फ्री इलेक्शन में क्या होता है, सॉलिडारिटी contested all the 100 seats of the Senate and won 99, मतलब वो 100 में से 99 सीट्स जीत जाते हैं। एंड इन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब जब पहले सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही कॉन्टेस्ट कर पाती थी, अब मोर देन वन पार्टी कॉन्टेस्ट कर सकती है, एंड वेलेस्ले को जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड बना दिया गया। तो हमने दो स्टोरी पढ़ी, एक हमने पढ़ी स्टोरी चिले की, ठीक है, और एक हमने स्टोरी पढ़ी पोलैंड की। ठीक है, इससे हमें टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ में आता है। ठीक है, कैसे समझ में आता है, देखो, वी हैव रेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, रियल स्टोरीज हमने पढ़ी। द स्टोरी फ्रॉम चिले वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उस टाइम पे वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो एलएनडी चला रहे थे, जो फ्री मिल्क प्रोवाइड करा रहे थे बच्चों को, फ्री एजुकेशन उनके रिफॉर्म करवा रहे थे, वो सब कुछ करा रहे थे। बट फिर भी उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मिलिट्री गवर्नमेंट ने ओवरथ्रू कर लिया था, जो कि पिनोचेट ने किया था, और बट बाद में उनका जो है रिस्टोरेशन हो गया था डेमोक्रेसी का। और पोलैंड में भी ट्रैक्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही अलाउड थी, बट धीरे धीरे करके यहाँ पे लेक वेलेस्ले आए और उन्होंने स्ट्राइक वगैरह करी, लीड करा, और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। Now let us compare the two non-democratic government in these two stories. There are many differences between Pinochet rule in Chile. जो चिले में पिनोचेट का रूल था वो डिफरेंट था, एंड जो कम्युनिस्ट रूल था इन पोलैंड वो डिफरेंट था। चिले में बेसिकली मिलिट्री डिक्टेटर थी, वाइल जो पोलैंड था वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट थी पोलैंड की वो क्लेम कर रही थी दैट इट वाज रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लास। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये मतलब वर्किंग क्लासेस के लोगों के बिहाफ पे रूल कर रही थी। पिनोचेट ने बेसिकली कोई सच क्लेम नहीं किया था, एंड ओपनली वो बिग कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहे थे। येट बोथ हैड सम कॉमन फीचर्स, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में एक कॉमन फीचर है, वो क्या है, वो ये है कि पीपल कुड नॉट चूज़ और चेंज देयर रूलर। जैसे कि मिलिट्री रूल में लोग वैसे भी चूज़ नहीं कर सकते थे, और पोलैंड में तो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, तो वहाँ पे भी चूज़ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये है कि पीपल जो है खुद से चूज़ या चेंज नहीं कर सकते अपने रूलर को। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि देयर वाज नो रियल फ्रीडम, कोई रियल फ्रीडम ही नहीं थी लोगों के पास कि वो अपने ओपिनियंस को जो है एक्सप्रेस कर पाए, या फिर कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन को बना पाए, या ऑर्गेनाइज कर पाए प्रोटेस्ट को, या पॉलिटिकल एक्शन कर पाए। कोई भी उनके पास, ना तो चिले में और ना ही पोलैंड में, कहीं पे भी कोई भी उनके पास फ्रीडम नहीं थी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि लोग अपने रूलर को चेंज या चूज़ ना कर पाए, या उनके पास कोई रियल फ्रीडम ना हो, बल्कि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग होता है कि जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अलाउ करे पीपल को टू चूज़ देयर रूलर। क्या अलाउ करे पीपल को? टू चूज़ देयर रूलर। दैट मीन्स कि ओनली इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री। सिर्फ वही लीडर इलेक्ट मतलब रूल करे जो लोगों के द्वारा चूज़ करा गया है। एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। ये सारी चीज़ें भी लोगों के पास होनी चाहिए। आई होप आपको चिले एंड पोलैंड की स्टोरी समझ में आई होगी, और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सो आप आगे आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखना है इस चैप्टर को समझने के लिए। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड इसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।